आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटीज मार्केट में आपका स्वागत है। यहां पर सोने ने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी है। कॉमेक्स पर सोने के भाव 1760 लेवल के करीब करीब कारोबार कर रहे हैं। सोने में आपकी क्या रणनीति हो, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। इधर क्रूड में धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती हुई नजर आई है और क्या ये $100 की ओर निकल पड़ा है, इन सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत कार्यक्रम की करेंगे सोयाबीन से, क्योंकि यहां पर आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यू हमने काफी हद तक एक्सपर्ट्स की तरफ से निकलता हुआ देखा है। जानकार सोयाबीन से सावधान रहने की बात भी कर रहे हैं कि आप बाइंग साइड पर यहां पर ना जाएं। इस पर बात करेंगे अडानी विलमार के अतुल चतुर्वेदी से। साथ ही यूपी में गन्ने का भाव बढ़ने से किसान कितने खुश हैं या उनको ये भाव कम नजर आते हैं, इस पर भी एक व्यू लेंगे। आइस्ता के प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सोयाबीन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल सोयाबीन का उत्पादन इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहने की उम्मीद है। 37.6 मिलियन टन का फिलहाल यहां पर इजाफा लगाया जा रहा है। हमारे साथ SCA के अतुल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो वीकेंड पे यहाँ पर ग्लोब ऑयल हुआ है। आई एम श्योर काफी सारे एस्पेक्ट्स पे यहाँ पर बातचीत हुई होगी। मैंने कंप्लीटली उस चीज को यहाँ पर मिस किया है इस बार। लेकिन सबसे पहले अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो क्या नंबर्स के साथ कारोबार है? अतुल जी आप म्यूट पर जी। या श्योर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। देखिए, वी मिस्ड यू इन गोवा। हाँ जी। लेकिन नॉर्मली तो आप ये अटेंड करती हैं, बट मैं तो सबसे पहले तो ये मुबारकबाद दूंगा टेफ्लास को कि एटलीस्ट उनने वर्चुअल से फिजिकल पे अटेम्प्ट किया जी। और इस मरतबा काफी लोग भी आए, विच इज वेरी गुड। बट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन लो था बिकॉज ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के कारण। बट सारे लोग जितने बड़े एनालिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो सारे जूम पे और वर्चुअली प्रेजेंट थे। तो जनरल कंसेंसस ये था कि सोयाबीन की क्रॉप रिबाउंड कर रही है बिग टाइम। सनफ्लावर की क्रॉप बहुत ज्यादा रिबाउंड कर रही है यूक्रेन और रशिया के अंदर। रेपसीड ऑयल की क्रॉप थोड़ी मार खा सकती है कनाडा में। और जहां तक इसका सवाल है पाम का, मलेशिया सीम्स टू बी अ लैगार्ड। मलेशिया के अंदर बिकॉज ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स और कोविड के कारण वहां का प्रोडक्शन कैन बी ऑल टाइम लोअर एट अराउंड 18 से 18.2 मिलियन टन। जहां तक मलेशिया इसका इंडोनेशिया का सवाल, इंडोनेशिया का नंबर्स तो अट्रैक्टिव हैं, एनीथिंग अराउंड 48 मिलियन टन के आसपास। वहां पे इतना ज्यादा, पर ओवरऑल पाम में भी इजाफा जो होगा इस साल कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। पर अगर ओवरऑल वर्ल्ड का बात करें तो अबाउट सारे तेल मिलाने के बाद अबाउट 5 मिलियन टन का ओवरऑल इंक्रीज दिखाई देता है वर्ल्ड के अंदर। जहां तक इसमें एडिबल ऑयल्स का सवाल है। अतुल जी इसमें सरसों को लेके कुछ चिंता है, क्योंकि वहां के नंबर्स इतने पॉजिटिव नजर नहीं आते। कनाडा के तो डेफिनेटली नंबर्स ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बट जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया प्रोबेबली जो अभी तक की बातें आ रही हैं, और अभी तो इट इज अर्ली डेज टू स्टार्ट काउंटिंग, बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से फार्मर्स काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं मस्टर्ड के बारे में। तो हो सकता है कि आपको मस्टर्ड का रकबा काफी कुछ राजस्थान में बढ़ता दिखे। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि गेहूं की जगह काफी किसान मस्टर्ड को प्लांट करेंगे। इस साल उनको बहुत अच्छे प्राइजेस मिले हैं। ओके। तो दूसरी बात पे अब आते हैं यहाँ पर कि ये तो फसल का आपने हमें ब्यौरा दिया कि क्या कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से निकल के आया है और आपका क्या व्यू है यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये नंबर्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं और बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इंडियन यील्ड्स भी यहाँ पर बेहतर माने जा रहे हैं, अगले महीने तक यहाँ पर आवक भी आनी शुरू हो जाएगी, तो सप्लाईज क्या यहाँ पर ज्यादा होने वाली हैं? क्या उतना पिकअप हम कंजम्पशन में देखते हैं? और फिर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सितंबर मंथ में इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल के बहुत जबरदस्त हो रहे हैं और वो उगेंगे। हम लोगों का तो आंकड़ा ये कहता है कि अबाउट 1.6 मिलियन टन सितंबर मंथ में इंपोर्ट हो जाएगा तेल। और
अक्टूबर में भी अबाउट 1.3 मिलियन टन। तो ये जो इतना हैवी इंपोर्ट होगा तो सप्लाई साइड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। एंड कपल्ड विद दिस कि अपने खुद की भी क्रॉप की नई क्रॉप की सोयाबीन की छिटपुट तो मार्केटिंग चालू हो गई है, पर अंदाज है कि 15 अक्टूबर के आसपास ये भी स्ट्रांग मार्केटिंग चालू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग फुल फ्लेज्ड होना चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कपल्ड विद, अपने लोग माने या ना माने, हिंदुस्तान के अंदर डिमांड डिस्ट्रक्शन तो आज भी है। और कंज्यूमर पैक और इन सब की मैं देखता हूं कि ऑफटेक डेफिनेटली घटा है। तो ये सारी चीजें मिला के मार्केट्स को प्रेशराइज तो करेंगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली मरतबा भी बोला था, द जनरल कंसेंसस इज कि वर्स्ट फॉर द कंज्यूमर इज ऑलरेडी ओवर। ओके। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, यूएस में टेपरिंग की बातें चालू हो गई हैं, चाइना की अपनी फाइनेंशियल वोज भी दिख रही हैं। बट द फैक्टर्स टू रियली वॉच इज कि कहीं ये जो बरसात पानी है, कहीं ये सोयाबीन की हार्वेस्टिंग के टाइम तंग ना करे, तो जिससे कि क्वालिटी में इफेक्ट आ सकता है। तो ये चीज वॉच करने वाली रहेगी। श्योर। कुणाल, आपका क्या व्यू है? क्लियरली जिस तरह से अतुल जी ने सारा फंडामेंटल्स और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताया है, बेरिश साइड ही यहाँ पर पॉइंट इन कर रहा है, लेकिन कितनी गिरावट आप यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? आई एंडोर्स अतुल जी's व्यू। मेरी राय में सभी, अगर आप देखेंगे जो हिसाब से एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े और जो हिसाब से लास्ट साल का वेदर था और ये साल का वेदर है, यूएस और ब्राज़ील सभी जो प्लांटिंग कंट्रीज है वहाँ पे, आई थिंक द वेदर सिनेरियो इज मच बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। सो इंटरनेशनल प्रोडक्शन अच्छा रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इंडिया में भी इंपोर्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ब्रॉडर कॉल लेके तो लंबी तेजी नहीं नज़र आ रही है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से जो हिसाब से ऑयल में अभी तेजी हुई है लास्ट 10 दिन के अंदर, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली बायोडीजल की डिमांड अच्छी रहेगी करके एक छोटा मोटा स्पर्ट इंटरनेशनल में आपको देखने मिल सकता है। पर मेरी राय में बहुत लंबी तेजी इसमें नज़र नहीं आ रही। मैक्सिमम 62-6300 तक आपको एक अपसाइड देखने मिल सकती है सोयाबीन में, उससे ज़्यादा अपसाइड मुझे भी नज़र नहीं आ रही है। ऑल राइट, तो तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, लेकिन शिफ्ट फोकस यहाँ पर अब चीनी की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी में हमने एसएपी बढ़ते हुए देखा है करीबन 25 रुपए प्रति क्विंटल के लिहाज से। जो किसानों की यहाँ पर मांग थी उससे तो ये फिलहाल कम ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एफआरपी के बाद अब यहाँ पर सैप भी हमने हरियाणा में और अब यूपी में भी बढ़ते हुए देखा है, लेकिन एमएसपी में कोई बढ़त यहाँ पर 2020 के बाद नहीं आई है, जो कि क्लियरली इंडस्ट्री काफी समय से उसकी मांग यहाँ पर कर ही रही थी। एक रिएक्शन हमने यहाँ पर चीनी के भावों में आते हुए देखा है। चीनी के स्टॉक्स भी इस वजह से यहाँ पर आज नेगेटिव में फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं इस न्यूज के लिहाज से। आयसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़े हैं। विटलानी जी, कैसे देखते हैं आप इस खबर को और क्वांटम को कैसे रीड करेंगे आप? ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है, ब्राजील हो, थाईलैंड हो, इंडिया के फार्मर्स को ऑलरेडी 40% ज्यादा दिया जा रहा था। लास्ट ईयर एफआरपी बढ़ाई गई, ये साल बढ़ाई गई, ये साल एसएपी तो 25 रुपया का जंप कर गई। और ऐसे टाइम पे एमएसपी नहीं देना, तो एमएसपी मेरे ख्याल से सरकार को बढ़ा के देना ही चाहिए, नंबर 1। अगर नहीं देती है तो सरकारों को नक्की करना चाहिए कि जो एफआरपी बढ़ाती है वो उसकी सब्सिडी देते जावे इंडस्ट्री को, और जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो एसएपी बढ़ाती है तो वो अपने जेब से देवे। इस तरह से अगर इंडस्ट्री को करते रहेंगे, 24 महीने तक लास्ट 2 साल से इंडस्ट्री की पोजीशन खराब थी। अब डोमेस्टिक में जब जाके 2 महीने में कुछ उनकी भरपाई होनी चालू ही हुई थी, जो 2 साल की भरपाई हो नहीं सकती है इमीडिएटली। और एक एडिशनल कोटा 2.5 लाख टन का सिर्फ 7 दिन के लिए दिया गया, इट इज इक्वल टू 10 लाख टन फॉर ए मंथ। तो ये भी एक प्राइस के भी काफी डाउन आ गए हैं। और ये जो एसएपी बढ़ी है तो उसके साथ में अगर एमएसपी आ जावे अगले ये 5 दिन में तो अच्छा है, नहीं तो ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी ठीक नहीं है और कमोडिटी के लिए भी, और फ्यूचर ऐसा कोई इंडस्ट्री को सस्टेन करना वो भी मुश्किल होगा। और ये एसएपी का मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को अपने जेब से ही पैसे देने चाहिए फार्मर्स को, तो वो ठीक रहेगा।
ऑल राइट, तो फिलहाल ये न्यूज़ यहाँ पर चीनी पे आती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी स्क्रीन पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। ये चीन की तरफ से है, जहाँ पर पेपर के दाम उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार बढ़ाए हैं। ये भी एक कमोडिटी है जिसे हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये अभी अभी चीन की तरफ से कि सप्लाई में कमी और ऊंची दुलाई लागत से यहाँ पर दाम बढ़ाए गए हैं। मेरे सहयोगी यतिन मोटा हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़े हैं। यतिन, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपकी, और पेपर प्राइसेस, पेपर जो इंडियन मार्केट्स है, इंडस्ट्री है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? यतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, यतिन से यहाँ पर फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीन में पेपर के दाम 100 से 1200 रुपए प्रति टन यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट्स में जब हम पेपर के प्राइसेस देखते हैं, पल्प के प्राइसेस देखते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट से देखते हैं, क्योंकि इंपोर्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। और चीन में जो ये पेपर के भावों में बढ़त हमने आते हुए देखी है, ये काफ़ी मेजर कंपनीज की तरफ से, ये एजेंसी के हवाले से हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं। क्राफ्ट पेपर है या कॉर्रुगेटेड पेपर है, इन सभी के दाम यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। क्लियरली जो कंटेनराइजेशन के इश्यूज हैं, फ्रेट के प्राइसेस हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उन सभी का इम्पैक्ट हमने पेपर के प्राइसेस में आते हुए देखा है। और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं जो चाइना में इंक्लूड की गई हैं, ये एज ऑफ नाउ 9 अक्टूबर ऑनवर्ड से फिलहाल बाजार में लेकर आई जाएंगी। चीन में जो हमने आपको बताया, जैसे कि पेपर के दाम यहाँ पर लगातार बढ़े हैं, एक इम्पैक्ट देखना चाहिए यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की तरफ से कि सबसे बड़ी पेपर मिल ने यहाँ पर दाम बढ़ाए हैं। यतिन, कैसे देखते हैं आप, और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में कैसा रहेगा? देखिए मनीषा जी, जहां तक कि चाइना का सवाल है, हमने ये देखा है कि पावर शॉर्टेजेस वहां हो रही हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं कोल एमिशन, जिसके कारण हमने ये देखा है कि काफी सारी फैक्ट्री शटडाउन्स हुई हैं और फ्रेट के दामों में भी इजाफा हुआ है। जहां तक कि चाइना का सवाल है, वहां की एक बड़ी पेपर मिल जिसका नाम है 9 ड्रैगन्स, उन्होंने क्राफ्ट पेपर, राइटिंग पेपर और कॉरुगेटेड पेपर, जो कि बॉक्सेस बनाने में काम आते हैं, 100 युआन से दाम बढ़ा दिए हैं प्रति टन। 100 युआन यानी लगभग 1100-1200 रुपए प्रति टन के हिसाब से इन्होंने अपना दाम बढ़ाया है। और ये जो प्राइस हाइक है वो 9 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसका मतलब इंडियन पेपर मिल्स के लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों सोडा ऐश, कमोडिटीज, डाई स्टफ और बहुत सारी चीजों में दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि चाइना में काफी पावर शॉर्टेजेस हो रही हैं। और अगर आप पेपर देख लें तो अब पेपर लगता है कि एक सेक्टर ऐसा है जहां चाइना से काफी इंपोर्ट इंडिया करता है, और कहीं ना कहीं अगर ये ग्लोबली चाइना से एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए पेपर बोर्ड का और पेपर शीट्स का, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक दामों में भी आप बढ़ोतरी देखेंगे। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और रुचिरा पेपर, जो कि क्राफ्ट पेपर और राइटिंग पेपर बनाते हैं, यहाँ काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन है। और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, जो कि कॉरुगेटेड पेपर बनाता है, बॉक्सेस बनाता है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि शायद अक्टूबर महीने में एक प्राइस हाइक जरूर देखने को मिलेगा, अगर ये परिस्थिति चाइना में जारी रहती है तो। ऑलराइट, तो ये एक और सेक्टर है जहां पर हम प्राइस राइज आता हुआ देख सकते हैं। यतिन, बहुत शुक्रिया, और काफी हद तक ये जो क्यूज हैं फिलहाल हमने चाइना की तरफ से आते हुए देखे हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे नॉन एग्री स्पेस की। यहां पर भी मेटल्स में और कच्चे तेल में अच्छा खासा उछाल है, क्या हो स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको। नमस्कार, और बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहाँ पर मिला जुला सा कारोबार देखने को मिला है। एल्यूमिनियम में गिरावट है, जिंक का भी वही हाल है, लेकिन कॉपर में खरीदारी है, और टिन यहाँ पर नित नए रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। जतिन, कैसे देखेंगे आप इस सेक्टर को, और आपकी टॉप पे क्या रहेगी? मनीषा, जो वीक लग रहा है, आगे का जो वीक है पूरा का पूरा वॉलेटाइल सेशन का ही रहेगा बेस मेटल्स के लिए भी। जिस तरह से मार्केट ने लास्ट वीक रिएक्शंस दिए थे for the updates about the data and everything, Chinese data and the US economic data, और जो फेडरल स्पीच के बाद, जो स्टेटमेंट के बाद भी बेस मेटल के अंदर एक बाइंग जो देखने मिली है, थोड़ी रिकवरी भी देखने मिली है। मुझे लग रहा है यहाँ पर सेशन जो है थोड़े पॉजिटिविटी के साइड के ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे, लेकिन हायर साइड से सेलिंग प्रेशर भी डेफिनेटली देखने मिलेगा। यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो बाउंस बैक किया है कॉपर ने, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा उसके अंदर स्टीम जो है वो रहेगा कंटिन्यू, और आगे की तरफ जो चाल है वो थोड़ी पॉजिटिविटी ही रहेगी। करंट लेवल्स के आसपास ही बाय करने की सलाह रहेगी कॉपर के अंदर भी। 720 के आसपास के लेवल्स ट्रेडिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं, जिस तरह से आज मार्केट जो होल्ड कर रहा है ओपनिंग के बाद। हायर साइड पे 730, 735 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट ऑल्सो, और 714 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बेस मेटल के अंदर इस वीक के लिए टॉपिक जो है कॉपर के अंदर बनती हुई दिख रही है।
ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर कॉपर में जारी रहनी चाहिए, लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह की खरीदारी है वो अनडॉन्टिंग है। हमने क्लियरली 80 की तरफ अब इसे जाता हुआ देखा है, 40-50 सेंट दूर है उस करंट लेवल से वो। कैसे देखते हैं कुणाल, और यहाँ से क्या बड़ी तेजी की उम्मीद है? अगर आप देखिए कच्चे तेल में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है कि जो ओपेक प्लस इंक्लूडिंग रशिया, वो लोग कह रहे हैं कि आगे जाके जो आउटपुट बढ़ाने की बात है उसको थोड़ा स्लो डाउन करने की बात है। यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द हरिकेन्स जो लास्ट हमने देखा है। इनफैक्ट ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ है। सो ये सब रीजन मेजर ऑयल और ऑयल की डिमांड, जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है हर एक कंट्री में से ऑयल की डिमांड, जेट फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, रिफाइनिंग डिमांड बढ़ रही है। सो ऑयल इज राइट नाउ जो ओपेक प्लस का आउटपुट कम होने की उम्मीद से और यूएस का प्रोडक्शन कम होने के कारण ऊपर है। सो फिलहाल मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यू करना चाहिए। 55.80 55.90 के लेवल्स आपको कच्चे तेल में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, वो हमारी राय है गेस्ट की तरफ से कि कॉपर खरीदें और कच्चे तेल में बढ़त के साथ कारोबार रह सकता है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। आगे लेके आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।